ओके, तो फ्रेंड्स अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, अपना पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनपीओ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एक दिया होगा, एक आपको कुछ एडिशनल डाटा दिया होगा, और यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग और वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है और एक क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है। ये सब आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक आपका समराइज्ड फॉर्म है कैश बुक का। ओके, तो अकॉर्डिंगली ये बैलेंसेस भी आपके एज पर कैश बुक है। उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 1 अप्रैल 1985 और 31 मार्च 1986। तो हम जो बुक्स बना रहे हैं इसी पीरियड की है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो कुछ आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, फिर कुछ आपको और एडजस्टमेंट दिए हैं। एंड में आपको लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब आपको दो ही चीज़ें मांगी है इन्होंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए होगा, जिसके लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, कुछ आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो इन सब के फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लेंगे हम सबसे पहले। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको लिखना होगा क्वेश्चन का आंसर, तब आप सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो कि आपको एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, एक बैलेंस शीट बनाना है, एक सफिशिएंट हाफ पेज की जगह दे दो। ओके, उसके बाद आप वर्किंग नोट्स में बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट, और कुछ आप अपने लेजर्स अकाउंट बनाओगे बाद में। मैंने पहले से इसलिए बना लिया ताकि अभी टाइम बचे, नहीं तो ये सब लिखने में ही मेरे 2-4 मिनट लग जाते। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले पूरा वीडियो देखना है। अभी आपको पेन उठाना भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप पहले पूरा वीडियो देखो केयरफुली, इसको एनालाइज़ करो सर, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हम कैसे कर रहे हैं। बहुत सिस्टमेटिकली चलेंगे, 1 बाय 1। कुछ भी हम ऐसा नहीं कि कभी ये देख लिया कभी वो एडजस्टमेंट कर ली, 1 बाय 1 सारी एडजस्टमेंट करते चलेंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, केयरफुली आप देखो। उसके बाद ये क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करो। ठीक है, अपने आप सॉल्व करते टाइम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती आएगी, आप कुछ ना कुछ भूलोगे। तब आप वापस से वीडियो को देखो, तब आपको सारा समझ में आएगा। ओके, तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट से चालू करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं कि तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हमें दे रखी है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, आपको प्रॉपर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब जो आपके हाथ में कैश एंड बैंक बैलेंस है ये एज़ पर बुक्स है। ठीक है, और जब आपने बैंक BRS किया था, बैंक रिकन्सिलेशन, तब आपको पता है ये सब एडजस्टमेंट तब चाहिए होती है जब आपको पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस पे आना है। बट ये बैलेंस तो ऑलरेडी आपका कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये अमाउंट आपके ऑलरेडी इसमें से लेस हो रखे होंगे। ठीक है, तो आपको इसको अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक वर्किंग नोट तो देना पड़ेगा। तो देखो, आप वर्किंग नोट में क्या लिखोगे। वर्किंग नोट में आप यही लिखोगे कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, वो एज़ पर कैश बुक है, इसलिए नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस of cash and bank shown in receipt and payment account includes the bank balance as per cash book. ठीक है, therefore no adjustment is required for check issued but not presented. सिंपल है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस है, इसको आप एज इट इज़ अब उठा सकते हो। ओके, तो इसको उठा के कहाँ डालोगे, क्लोजिंग बैलेंस में।
कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 31,600। ओके, और ओपनिंग कितना है 15,000। ना ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, यहाँ लिख लो चाहे तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, और इधर आप लिख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हो गया सिंपल। जो जो होता जा रहा है वहाँ टिक मारते जाओ। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एट कॉस्ट 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर प्रोवाइडेड सो फार 32,000। अब देखें और भी कुछ दे रखा है आगे पीछे, फिर कैंटीन स्टॉक, कैंटीन परचेज। एक ये दे रखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट। उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये रहा न्यू फर्नीचर, और कहीं नहीं है। तो यहाँ एक आपको दे रखा है रिसिप्ट और पेमेंट में कि आपने साल के दौरान पेमेंट की थी 24,000 की फॉर परचेजिंग न्यू फर्नीचर। और ब्रैकेट में भी कुछ लिख रखा है लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹7,000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने नया फर्नीचर जो था वो था 31,000 का, लेकिन 7,000 में आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया, तो वो आपको पड़ गया फिर 24,000 का। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में तो जो नया फर्नीचर है वो 31,000 का लोगे ना, 7,000 तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके वैसे एडजस्ट कर लोगे। तो इसमें आप अपने वर्किंग नोट में आ जाओगे और सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस on sale of furniture and fixture। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कि आपने फर्नीचर कितने में बेचा। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो पुराना फर्नीचर आपने 7,000 में बेचा था, वो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से पता लग गया। लेस, अब आपको पुराने फर्नीचर की कीमत जाननी है, मतलब उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर कब, 1 अप्रैल 1985 को। तो वो है आपका, पहले आप कॉस्ट निकालोगे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट आपको दे रखी थी 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था आपका 32,000, तो ये हो गया आपका 8,000। 8,000 हम लेस करेंगे, तो ये क्या हुआ, लॉस हो गया। 8,000 की कीमत का फर्नीचर 7 में बेच दिया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो ये लॉस को आप कहाँ बुक करोगे, एक्सपेंस में। यहाँ पे आप डाल दो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितना, 1,000 रुपये। साथ ही आपको क्या पता लगा, जो आपका फर्नीचर था पुराना, उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 8,000, तो वो आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो कि यहाँ पे फर्नीचर आपका कितने का था, 8,000 का। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% नए वाले पे, तो और हमें उसका रिटर्न डाउन वैल्यू भी चाहिए। हम भी यहाँ पे भी तो लिखेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस कितना था फर्नीचर का, और इधर हम डेप्रिसिएशन बताएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने है। तो लेट्स कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ depreciation and written down value of furniture as on 31 मार्च 1986। तो परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर, पुराना तो सल्टा दिया,
नया कितने में ख़रीदा, परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 24,000 तो नेट दिए थे प्लस 7,000 पुराने के, तो ये हो गए आपके 31,000। अब इस पर डिप्रिसिएशन कितना है, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ये है 3100। तो बैलेंस कितना हुआ आपका 31,000 माइनस 3100, 27,900। तो 27,900 आप अपना बैलेंस शीट में डाल दो और 3100 आप अपना एक्सपेंस में डाल दो। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ 3100 और फर्नीचर कितना हुआ 27,900। ठीक है, तो इसके साथ आपका फर्नीचर का ये पॉइंट भी क्लियर हुआ और ये पॉइंट भी हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना इजी है, एक एक करके जो एडजस्टमेंट सामने दिखती जा रही है उसको निपटाते जाओ। एंड में जब सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी तो रिसिप्ट और पेमेंट में जो बचेगा वो हम इधर उधर डाल देंगे जहाँ भी उनको डालना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ कैंटीन स्टॉक। मतलब कुछ स्टॉक कैंटीन चलता होगा क्लब में, सीनियर सिटीज़न क्लब में, तो उस कैंटीन में कोई सामान होगा वो बच गया होगा साल के शुरू में, साल के एंड में वो स्टॉक दे रखे हैं। और क्या दे रखा है, अमाउंट अनपेड फॉर कैंटीन परचेजेस। तो वो जो कैंटीन में सामान ख़रीदते थे वो उधार पे ख़रीदते थे, तो कुछ अमाउंट साल के ओपनिंग में हमें देना था लोगों को, कुछ अमाउंट साल के एंड में हमको देना था लोगों को। तो ये क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए कैंटीन के परचेजेस के। ओके, और देखें कैंटीन से रिलेटेड कुछ है कहीं, रिसिप्ट में कैंटीन रिसिप्ट्स, मतलब कितने का सामान बेचा हमने कैंटीन से। और पेमेंट में पेमेंट फॉर कैंटीन परचेजेस। ठीक है, पेमेंट फॉर कैंटीन परचेजेस का मतलब ये पेमेंट किसको दी है, क्रेडिटर्स को दी है। तो ये परचेज़ की वैल्यू नहीं है, कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ये परचेज़ की वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू है जो क्रेडिटर को दी है। परचेज़ की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं स्टॉक अकाउंट के और क्रेडिटर अकाउंट के, और हमें ये बता रखा है कि कितने रुपए कैंटीन से आए सामान बेच के और कितने रुपए हमने क्रेडिटर्स को दिए। तो इस डाटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना जो बैलेंस शीट की फिगर से बैलेंस शीट में डाल देते हैं। सबसे पहले हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं। स्टॉक कितने का स्टॉक पड़ा है, 1400 का, तो यहाँ आपने डाल दिया स्टॉक कैंटीन 1400, और कितने रुपए देने हैं 1850। क्रेडिटर्स कैंटीन 1850, ऐसी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल लो। स्टॉक कितना है 1750, स्टॉक कैंटीन 1750, और क्रेडिटर्स कितने हैं 1600, क्रेडिटर्स कैंटीन 1600। ठीक है, अब बैलेंस शीट का आपने सारा डाल दिया। अब आपको डालना है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इनकम तो आपके यहाँ बता रखी है इन्होंने, कैंटीन रिसिप्ट कितनी आई हुई है 13,500, इसकी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसको आप इनकम में बुक कर लो। कैंटीन रिसिप्ट्स 13,500। ओके, अब एक्सपेंस कि ये इतना पैसा कमाने के लिए कितना आपने अपना सामान कैंटीन का बेच दिया, तो ये तो पेमेंट है परचेजेस की, ये वो तो नहीं है ना कि कितना सामान बेच दिया। ये आपका कैसे निकलेगा, ये आपका स्टॉक की हेल्प से निकलेगा। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन परचेजेस कंज्यूम्ड, ये लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, कुछ आपका ओपनिंग स्टॉक है, कुछ आपकी साल के दौरान परचेजेस है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर
कुछ आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो आप कम कर दोगे, तो जो आपका आएगा वो आपकी कंजम्पशन है, जिसको हम देख रहे हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर ये आपको निकालना है। ओके, ये आप कैसे निकालोगे? अब आपके पास क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, कुछ है कि आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है साल के दौरान। ठीक है, तो हम एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेते हैं, क्रेडिटर्स कैंटीन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1600। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1850। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि आपने पेमेंट कितनी करी। तो किसी को आप पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री डालते हो? जिसको भी आपने पेमेंट करी, क्रेडिटर को पेमेंट करी, टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर टू कैश पेड। कितना कैश? 15,000। ठीक है, इसका मतलब आपका जो एंट्री है, और आप जो भी परचेज की एंट्री डालते हो क्या डालते हो? परचेज टू क्रेडिटर, है ना। तो यहाँ पे आपका परचेज इधर आ गया, बाय परचेजेस, तो जो भी इधर फिगर बैलेंसिंग है वो आपका परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। सिंपल है, तो अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 16,850, 16,850 में से 1600 हम माइनस करेंगे, ये आपका 15,250, और यही फिगर हम एज इट इज़ यहाँ डाल देंगे। तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपका 1750, क्लोजिंग है 1400, तो 1750 प्लस परचेजेज हो गई आपकी 15,250 माइनस 1400, तो ये क्या आपका बैलेंस आया? 1750 प्लस 15,250 माइनस 1400, ये आया आपका 15,600। तो 15,600 हमारी कैंटीन की कंजम्पशन है, जिसको हम अपना एक्सपेंस के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो कैंटीन कंजम्पशन 15,600। ओके, हो गया। कैंटीन रिसिप्ट हो गई, कैंटीन परचेज, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक सब हो गया। अब हम इस एडजस्टमेंट से चालू होंगे, एंट्रेंस फीस से। %70 ऑफ एंट्रेंस फ़ी इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो पक्का आपको एंट्रेंस फ़ी के नाम पे कुछ आया होगा रिसिप्ट में, ये रहा, ये तो एंटरटेनमेंट फ़ीस है, एंट्रेंस फ़ीस। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार बच्चे हड़बड़ी में एंटरटेनमेंट को एंट्रेंस फ़ीस मान के इसके ऊपर काम कर देते हैं, बाद में याद आता है कि ये है एंट्रेंस फ़ीस, फिर उसको वर्किंग को फिर से करते हैं, टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में। एक ही बार में ध्यान से देख के करना। तो एंट्रेंस फ़ीस कितनी बता रखी है? 17,500 रुपये। तो ले लो जी, छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। एंट्रेंस फीस ऑफ ₹17,500। ठीक है, इसमें 70% हमें कैपिटलाइज करना है और 30% हमें इनकम में बुक करना है। तो 70% आपका कितना हुआ? 12,250, तो
तो 12,250 आपका जाएगा कैपिटल फंड में, और बैलेंस रह गया आपका 5,250, ये जाएगा आपका इनकम में। ठीक है, एंट्रेंस फीस 5250, और यहाँ पे आप अपना एक कैपिटल फ़ंड बना लो। कैपिटल फ़ंड का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप ऐड कर दो जो आपको कैपिटलाइज करना है, जो कि है आपका एंट्रेंस फीस कितना था 12,250। ठीक है, हो गया ये वाला एडजस्टमेंट, इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट आया आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे। देखो क्या लिखा है, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। तो पहली लाइन में ही आपको ये बता दिया पूरे साल में कितने की इनकम होनी चाहिए, 50,000 की। 500 × 100 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑन 1 अप्रैल 1985 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वॉज ₹5,000। तो 1 अप्रैल 1985 मतलब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 5,000 था। ये अब आपका एसेट है क्योंकि इतना पैसा आपको लेना था लोगों से। ठीक है, तो ये इन दोनों को हम पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, और एक हम ये भी देखेंगे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में क्या दे रखा है सब्सक्रिप्शन। एक तो यहाँ दे रखा है सब्सक्रिप्शन आपका, और इसके अलावा और कहीं नहीं दे रखा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको ईयर वाइज ब्रेकअप दे रखा है, और टोटल बता रखा है 55,000 रुपये आपको एज ए सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुआ है। ओके, तो 1984-85 मतलब ये पिछले साल का, 85-86 मतलब करंट ईयर का, 86-87 मतलब आपको एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का। तो हम पहले अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट का सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं वर्किंग नोट्स में। और उसके बाद यहाँ से हम सारी फिगर्स देख के उनको पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको पता है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज़ ए एसेट, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वापस से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही एडवांस है, एडवांस आप जो ले लेते हो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और आपको पता ही है जब पैसा आता है तो आप एंट्री डालते हो कैश टू, जो भी होता है जहाँ से भी पैसा आता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आया, तो यहाँ पे आप बाय कैश रिसिप्ट डालोगे, और जो भी आप इनकम बुक करते हो वो आप यहाँ डालोगे सब्सक्रिप्शन टू इनकम में। ओके, अब हम वापस से अपना सारा सामान देखते हैं। यहाँ क्या लिख रखा है, 500 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपये। मतलब आपकी जो एनुअल इनकम बुक करोगे कितनी करोगे, 50,000, वो यहाँ लिख दो। फिर क्या लिखा है, 1 अप्रैल 85 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,000। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप यहाँ लिख दो 5,000। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बता रखा है 55,000 की टोटल रिसिप्ट आई है, वो आप यहाँ डाल दो कैश रिसिप्ट 55,000। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि आपको 2 साल का तो पुराना दे रखा है और 1 साल का अगले साल का दे रखा है। अब अगले साल का आपने एडवांस कितना रिसीव किया है, 5,000, मतलब ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये एक्स्ट्रा रिसीव कर रखा है। तो एडवांस आपके पास क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आया, 5,000। और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें क्वेश्चन में कहीं कुछ बता नहीं रखा, तो हम उसको ज़ीरो मानेंगे। तो अब हम इसको लेवल कर लेते हैं अकाउंट को, 5 + 50 + 5 60,000, यहाँ भी 60 आना चाहिए था, मतलब यहाँ आपका 5,000 क्लोजिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। इसको हम एक तरीके से और भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो
यहाँ पे आपका क्या बता रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 5,000, लेकिन मिला कितना आपको 4,000, मतलब कितना अभी भी पेंडिंग रह गया 1,000 रुपये। फिर करंट ईयर में कितना आना चाहिए था, 500 इंटू 100 50,000, आया कितना 46,000, मतलब कितना रह गया 4,000। तो टोटल अगर हम देखें तो 5,000 रुपये अभी भी आना बाकी रहता है, और यही हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, सब राइट है। चलो अब हम ओपनिंग डाल देते हैं। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 5,000। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन 0 है तो यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग है, दोनों ही 5,000। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000। एग्ज़ाम में प्लीज़ OS ऐसे मत लिखना, आउटस्टैंडिंग पूरा लिख देना। फिर यहाँ पे लिख दो एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी 5,000 है। ठीक है, अब कैश रिसिप्ट तो मिल गया था। इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम कितना डालना है 50,000, यहाँ पे आप डाल दो सब्सक्रिप्शन इनकम, कितना 50,000। ओके, तो अगर अब हम अपना क्वेश्चन देखें तो ये भी हमारा हो चुका, ये पॉइंट भी हो गया। अब आपका लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। देखते हैं तो नेक्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 6% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग परचेजेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 1985 फॉर 50,000। मतलब कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज़ करी थी, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेफिनेटली आ रहा होगा, पेमेंट्स में ये रहा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ 50,000। ठीक है, तो ये परचेज़ करी थी 1 अक्टूबर 1985, तो मतलब इसमें हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। ओके, आगे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एज ऑन 1 अप्रैल 1985 वॉज 70,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस भी बता रखा है कि ओपनिंग भी हमारे पास 70,000 की सिक्योरिटीज़ थी। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी से रिलेटेड आते हैं ना, तो हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का काम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है, ये बता रखा है 70,000 ओपनिंग है, 50,000 साल के बीच में ख़रीदा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में देख लेते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, इसमें बता रखा है 5,000 का हमें इंटरेस्ट आया हुआ है, और पेमेंट्स में हमने 50,000 का पेमेंट किया हुआ है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आओ इसका हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी 70,000 की, तो इस पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा पूरे साल का, 70,000 इंटू 6% इंटू पूरा एक साल, जो कि हो गया 7 6 42 4200। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 1985 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कितना होगा, 50,000 इंटू 6% इंटू 6 महीने डिवाइड बाय 12 महीने इज इक्वल टू 50,000 का 6%, 30,000, 30,000 का 6 डिवाइड बाय 12, 1,500 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, 4,200 प्लस 1,500, 5,700। ओके, लेकिन ये तो है हमारी जो हम इनकम बुक करेंगे। एक्चुअल में हमें रिसिप्ट कितनी आई, 5,000 रुपये।
देखो ना, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ 5000, तो मतलब 700 रुपये अभी हमें और आना बाकी है। तो लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 5700 बैलेंस है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ये क्या हो गया आपका एसेट हो गया। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, करंट एसेट्स में। तो अब हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वगैरह में सब डालते हैं। तो हम इनकम कितनी बुक करेंगे, इनकम करेंगे 5700। तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट इनकम 5700। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितनी है आपकी, 70 + 50 120। इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,20,000। और ये भी दिखाओ इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना, 700। और ओपनिंग आपका कितना था इन्वेस्टमेंट, 70,000। ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ आपका ये एडजस्टमेंट भी हो गया। तो हम देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितना कुछ हमें दिया था वो सारा हमने फिनिश कर लिया। और ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और ये भी हो गया। अब जो इसमें हमारा बच गया हम उसको देखते हैं हमें कहाँ डालने हैं। तो मेजरली हमें अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में ही डालने हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिसिप्ट्स चेक करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 3000, तो यहाँ डालो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 3000, हो गया। एंटरटेनमेंट फीस 7000, एंटरटेनमेंट फीस 7000, ये भी हो गया। एंट्रेंस फीस हो चुका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अच्छा वैसे तो बिल्डिंग डोनेशन को लेके मैं डिटेल में आपको बाद में क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना सोचो, कोई भी इस तरह का स्पेशल डोनेशन दिया जाता है तो हम उसका एक फ़ंड क्रिएट कर लेते हैं, और वो फंड को हम अपने यहाँ पे दिखाते हैं बिल्डिंग फंड लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो कितना है ये आपका 40,000, क्योंकि ये पैसा हम आज एक ही दिन में नहीं खर्चेंगे, ना ये हमारे रेगुलर इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जब इकट्ठा हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा बिल्डिंग बनाने लायक, उसके बाद हम इस पैसे को खर्चेंगे, और इस पैसे को फॉर द टाइमिंग हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ये मान लो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ है ना, तो ये उन लोगों ने शायद 40,000 आया होगा, एक बार उसकी एफडी बना दी होगी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अगला है रिसिप्ट फॉर चैरिटी शो 10,500। तो कोई भी इस तरह का चैरिटी शो हो गया या कोई एनुअल प्रोग्राम होता है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चे भी करते हैं। तो हम इन सब कमाई को और ख़र्चों को ना नेट करके दिखाते हैं कि पैसा आया कि गया, क्या हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ कहीं खर्चे भी होंगे। ये रहा जैसे एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी शो कितना 1500, तो यहाँ तो कमाई हुई है 9000 की, तो हम ये लिखेंगे इधर नेट इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, नेट इनकम फ्रॉम चैरिटी शो। और यहाँ ब्रैकेट में आप चाहे तो इधर ही लिख दो 10,500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, ये इनकम में बुक हो गया। तो ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब हम एक्सपेंसेस देखते हैं। पहला एक्सपेंस है हमारा सैलरी, डाल दो एक्सपेंडिचर में, सैलरी 36,000। अगला है टेलीफोन एक्सपेंस 3600 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंस 3600। अगला है रिपेयर्स 1800, नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी 1000 रुपीज़, उसके
बाद है MCD टैक्सेस 2000। उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब आप देखो केयरफुली कि आपने सारी आइटम्स पकड़ ली है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा क्वेश्चन में। तो आपने अपना पूरा क्वेश्चन उठा के सारे अकाउंट्स में डाल दिया। अब आपका क्या काम है, बैलेंस शीट मिलाना। तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट लो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट को मिलाओ। तो इसमें मिलाना क्या है, इसमें तो जो बैलेंस होगा वो आपका कैपिटल फंड होगा, ठीक है। टोटल मारो इसका, एसेट साइड का 8000 प्लस 15000 प्लस 1750 प्लस 5000 प्लस 70000, 99,750, ठीक है। माइनस करो 1600, 98,150 आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब ये 98,150 अब अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस ले लो। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें ओपनिंग बैलेंस 98,150 प्लस कुछ आपको एंट्रेंस फीस थी जो आपको कैपिटलाइज करना है, प्लस कुछ आपका सरप्लस या डेफिसिट होगा। सरप्लस होगा तो ऐड कर देना, डेफिसिट होगा माइनस कर देना। तो सरप्लस और डेफिसिट आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। तो पहले दोनों साइड का आप टोटल देख लो, जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 13,500 प्लस 5250 प्लस 50,000 प्लस 5700, फिर 3000, उसके बाद 7000, फिर 9000, 93,450। एक बार कहीं पे लिख लो, इनकम साइड आपकी 93,450 है, इनकम है आपकी 93,450। अब एक्सपेंस लिख लेना, 1000, 3100, 15,600, 36,000, 3600, 1800, 1000, 2000, 64,100। तो इसका मतलब आपका सरप्लस है, कितना सरप्लस है, 93,450 माइनस 64,100, 29,350 आपका सरप्लस है। तो ये सरप्लस आप अपना यहाँ लिख दो 29,350, और यहाँ भी अपना लिख लो सरप्लस 29,350, और टोटल आपका इसका क्या रहेगा 93,450, ठीक है। अब आप अपना बैलेंस शीट मिला सकते हो। तो पहले कैपिटल फंड का टोटल लिख दो, यहाँ कितना आ रहा है 98,150 प्लस 12,250 प्लस 29,350, ये आपका हो गया 139,750। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, 139,750 प्लस 1850 प्लस 5,000 प्लस 40,000, टोटल आया 186,600। अब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे, 27,900 प्लस 31,600 प्लस 1,400 प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 700, ये हो गया आपका 186,600। तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट मैच कर रहा है, ऑल इज़ वेल। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें अपने वर्किंग नोट्स को फटाफट क्विकली अरेंज करेंगे। जैसे हमारे वर्किंग नोट्स यहाँ से चालू होते हैं, पहले इन सबको एक नंबरिंग दे दो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है।
अब जहाँ जहाँ इनका यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ इनका रेफरेंस दे दो। जैसे वर्किंग नोट 1 से हमने कैपिटल फंड उठाया था, तो यहाँ आप लिख दो वर्किंग नोट 1। फिर हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ये उठाया था क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये आप यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट 2। ठीक है। उसके बाद फिर कैश एंड बैंक, ये तो खाली एक नोट था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपने निकाला था 1000 रुपीज़ का, यहाँ दे दो वर्किंग नोट 4। उसके बाद आपने 27,900 कैलकुलेट किया, इसको दे दो आप वर्किंग नोट 4। और सॉरी, ये वर्किंग नोट 5 है आपका। और इससे पहले वर्किंग नोट 4 में आपने 8000 भी कैलकुलेट किया था, इसलिए यहाँ दे दो वर्किंग नोट 4। ठीक है, 5 भी हो गया। फिर कैंटीन की परचेजेस तो आपने यहाँ यूज़ की थी, तो यहाँ लिख दो वर्किंग नोट 6। और फिर यहाँ से आपको सॉरी, परचेजेस आपको मिली थी वर्किंग नोट 7 से, यहाँ आप लिख दो वर्किंग नोट 7, यहाँ कुछ नहीं लिखोगे। और ये जो है आपका 15,600, ये आपने यूज़ किया था इधर, तो यहाँ लिख दो वर्किंग नोट 6। ओके। फिर वर्किंग नोट 8 आपका एंट्रेंस फीस हो गया, तो एंट्रेंस फीस एक इधर आ रहा है वर्किंग नोट 8, और एक इधर आ रहा है वर्किंग नोट 8। ओके। फिर लास्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो एक इसमें आपका वर्किंग नोट 9, जहाँ जहाँ आपका इंटरेस्ट आ रहा है ये रहा वर्किंग नोट 9। फिर आपका इन्वेस्टमेंट ये रहा वर्किंग नोट 9 एंड वर्किंग नोट 9। ठीक है, बस। तो ये आपने सारे वर्किंग नोट्स की नंबरिंग दे दी, यहाँ लिख दिया। अब ये आपका कंप्लीट है आंसर। एग्ज़ाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे तो सारा सिस्टम समझ में आ गया। एडिशनल इन्फो से आपको चलना है, एक एक पॉइंट को उठाते जाना है, उस पर अटैक करते जाना है। वेरी सिंपल। और प्रैक्टिस करो आप, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वहाँ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले ये जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कर लो वापस से अपने आप। अब इसको आप करने की कोशिश करो, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस देखो, ऐसे पूरा चैप्टर का सारा वीडियोस देख के उसके बाद अब अपना प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल उठाना। ओके, चलो, थैंक यू।